इसको यूज कर लें, पैसा कमा लें, इसको कुछ ना दें। हाँ। तो उस वक्त फिर वो ये लोग कब मिले। एहसास हुआ आपको कि मेरे साथ ये हो रहा है? वो तो आज तक हो रहा है। सॉरी। आजकल आप काम नहीं कर रहे। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूचर मैगजीन। आज जो मेरे साथ मेहमान हैं, 18 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है उनका इस इंडस्ट्री में, बहुत तरह के रोल्स कर चुके हैं। और एक बात मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, रिसेंटली उन्होंने जो कैरेक्टर किया, बहुत कम लोग होते हैं कि वो नेगेटिव कैरेक्टर करें फिर भी ऑडियंस का दिल जीत जाएँ और ऑडियंस उनसे इतनी मोहब्बत करे। तो मेरे साथ हैं आज सोहेल फ्रॉम रंग महल, हुमायूं अशरफ। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, ऐसे ही ठीक। बहुत लंबा इंट्रो मैंने आपका नहीं दिया और उसका रीज़न ये है कि बड़ी लंबी लिस्ट है आपके प्रोजेक्ट्स की, जो मैंने सोचा कि आप भी हमारे साथ थोड़ा सा ओवर द इंटरव्यू शेयर कर सकते हैं। यू नो, यू वर्क विद सजल, रुबीना अशरफ, खुदा मोहब्बत में भी काम किया हुआ है, फिर लास्ट आपका प्रोजेक्ट था रंग महल से पहले, अब देख खुदा क्या करता है। तो वो इतनी चीज़ें थी कि मैंने कहा मैं इंट्रो में भूल गई तो फिर ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। अच्छा, मज़े की बात ये कि जो भी प्रोजेक्ट्स मैंने किए ना, मुझे ऐसा कभी लगता ही नहीं है कि मैंने कोई बहुत आउटस्टैंडिंग काम किया है तो मैं उसको बताऊं कि देखिए वो प्रोजेक्ट मैंने किया है और वो आप देखें। तो मतलब आप भी बताएंगे क्या ड्रामे किए आपने? नहीं, मैंने किए हैं, लेकिन जो आपने जो 2-3 नाम लिए वो नाम अभी सरे फहरिस्त हैं, क्योंकि वो मोस्ट रीसेंट कह सकते हैं उसको, सिवाय वो टेलीफिल्म साइमा अलोन के, बाकी सारे तो मोस्ट रीसेंट हैं। मोस्ट रीसेंट का मतलब 3-4 साल के बीच में गैप भी आया आपका। हाँ, बीच में गैप भी आया था। तो वो ड्रामे हैं, वो अच्छे गए थे, अल्लाह का शुक्र है। और लेकिन मैं ख़ास तौर पर कोट नहीं करता कि ये ड्रामा आप देखें, ये बहुत आउटस्टैंडिंग है। चलिए सही है, हम आपके बारे में बात करते हैं। ड्रामे लोग देख चुके हैं, सो आई डोंट थिंक वी नीड टू रियली इंट्रोड्यूस। सबसे इम्पॉर्टेंट राइट नाउ तो रंग महल था, जिसमें लोगों ने सबने आपके फैंस ने आपको देखा एंड दे आर लविंग यू। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना क्रेज़ होगा, ये रिएक्शन आएगा? इतना क्रेज़ होगा, ये रिएक्शन शायद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ड्यूरिंग द शूट कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो मैं ऑब्वियसली एक्टर्स से भी डिस्कस करता था सीन से पहले भी, कि व्यूअर इसको किस तरह से देखेगा। ये लिखा हुआ किस तरह है, हमने किस तरह से करना है, और व्यूअर किस तरह से उसको देखेगा। तो वो फैक्टर जहन में रखते हुए मुझे लगता था कि ये चीज़ें अच्छी जाएंगी, ये चीज़ें अच्छी जाएंगी, ये अच्छा नहीं जाएगा, ये अच्छा नहीं जाएगा। और आपकी प्रेडिक्शन सही हुई? मोस्ट ऑफ द प्रेडिक्शंस वो ठीक हुई। मैं अब भी सहर से बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मैंने तुम्हें कहा था ना ये सीन ऐसा होगा और इस पे ये रिस्पॉन्स आएगा, ये सीन हम ऐसे करते हैं। तो सहर का एक बड़ा अच्छा फैक्टर है कि वो इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर कोई सीन करके आता था तो वो कहती थी यार आपको ये नहीं करना चाहिए था, यूँ, इवन अगर वो सीन में नहीं है, उसका सीन नहीं होता था, फिर भी वो कहती थी। तो फिर मैं उसको बताता था, देखो ये इसका बैकग्राउंड है, ये जो जेस्चर या ये रिएक्शन मैंने दिया है उसके पीछे ये वजह है। आपको पता है ना, वो सीख रही थी आपसे, आपके सारे आपके गुण निकलवा रही थी। असल में वो खुद इतनी ज़्यादा माशाल्लाह टैलेंटेड है, और बात ये है कि वो इंटरेस्ट लेती है, मैं भी इंटरेस्ट लेता हूँ। अब इसीलिए हमारी एक अंडरस्टैंडिंग थी, हम बात करते थे, सीन से पहले डिस्कस करते थे, पढ़ते थे, और सीन का मूड शायद कुछ होता था, हम उसको चेंज करते थे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, क्योंकि वो एक स्टोरी लाइन चल रही थी तो लगता था नहीं यार ये ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। और वो प्लान्ड करते थे कि हम दोनों का एक दूसरे को रिएक्शन पता हो, तो इस तरह होता था। और वो माशाल्लाह टैलेंटेड है, फ़ौरन पिक कर लेती थी और अच्छा तो था। कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं कि आपने कहा था या आपने सोचा कि ये ऐसा हम करेंगे तो इतना अच्छा रिएक्शन आएगा और वैसा ही हुआ, या जो एक्सपेक्ट कर रहे थे आप वैसा हुआ? एक सीन है जब वो पर्स उठाने वाला सीन है, ठीक है, वो एज सच मुझे पर्सनली वो सीन पसंद नहीं था। फॉर सम रीज़न मुझे वो सीन पसंद नहीं था, लेकिन जब हम उसको एग्जीक्यूट करने गए तो फिर मैंने उसके अंदर कुछ, मेरे पास मार्जिन नहीं था कुछ करने के लिए। कभी कभी सीन होता है कि आपके पास कुछ नहीं होता करने के लिए, आप, लेकिन उस कुछ नहीं करने में कोई एक चीज़ आपको ऐसी मिल जाती है, करनी पड़ती है कि आप उस सीन को जस्टिफाई कर सकें। मतलब वो सीन था कि मतलब सुहेल उसका पर्स उठाता है और वो ऐसे घूम रहा है, ला 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 करके घूम रहा है सीन। लेकिन वो क्यों घूमेगा के साथ? तो आई एम लाइक सॉरी। देखिए आप ये देखें, सुहेल एक बहुत बड़ा एक मॉन्स्टर है, ठीक है, ड्रामे में, जो कि किसी को कत्ल कर रहा है, किसी को मार रहा है, किसी का रेप कर रहा है, धमकी दे रहा है। वो क्यों उठाएगा किसी लड़की का पर्स? और वो उसमें ट्रैप हो रहा है, वो उसको ट्रैप कर रही है, वो उसको शीशे में उतार रही है, वो शीशे में उतर रहा है, क्यों उतर रहा है?
कोई रीज़न तो होना चाहिए। तो वो रीज़न वहाँ पे डालना एक छोटे छोटे जेस्चर से बहुत इम्पॉर्टेंट था कि फॉर एग्जांपल वो वहाँ फैमिली भी खड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल वो इत्तेफाक से वो सीन में मुझे ये भी नहीं डिटेल्ड में पता था कि वहाँ फैमिली भी होगी, और सीन जब मैंने पढ़ा मैंने कहा यहाँ तो फैमिली भी है और वो भी देख रहे हैं, और मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा वो है कि फैमिली देख रही है, फैमिली देख। अच्छा हाँ। इसमें डायरेक्टर का बड़ा कमाल था कि उसने सीन को शूट करते हुए बड़ा संभाला। मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीन था वो, देखने में तो वो बहुत ईजी है कि आपने देख लिया, सोहेल ने पर्स उठाया, वो चल के आ रही है, वो मिल गए, उन्होंने एक क्लैश हो गया, लेकिन उसको इतने बड़े एरिया में शूट करना और हर सीन को अलग अलग वो सीन था उसको कंबाइन करके उसने बहुत अच्छा उसको एग्जीक्यूट किया। उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ उस मूड की, कि वो जो मूड रखना था कि लोगों को वो पसंद भी आए, लोग उस पर अपने रिव्यूज़ भी दें, लोगों का रिएक्शन भी आए। तो वो छोटे से जेस्चर से आप देखें सोहेल के पास उसमें कोई डायलॉग नहीं है बोलने के लिए, सिर्फ उसके एक्सप्रेशंस हैं कि पर्स उठाने से लेके वॉक करके वहाँ जाके खड़े होने तक उसके रिएक्शन है, और वहाँ उसको सरप्राइज मिलता है कि वो कहती है कि मैं और सोहेल शादी कर रहे हैं। वहाँ पे सोहेल का क्या रिएक्शन होना चाहिए कि सोहेल के हाँ ऐसे तो सोहेल रिएक्ट नहीं कर सकता, क्या रिएक्ट करेगा वो, एक आम आदमी क्या रिएक्ट करेगा। बट सोहेल आम आदमी तो नहीं है ना। आप सोचे ना, एक आम आदमी नेगेटिव आदमी है, वो क्या रिएक्ट करेगा। वो एक माइनर सा रिएक्शन कितना इम्पोर्टेंट था उस एक फॉर एग्जांपल 3 सेकंड में जो सोहेल के ऊपर शॉट पे आया, वो क्या रिएक्ट कर रहा है, दैट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी। मतलब मैं टाइम पीरियड भी बहुत शॉर्ट है, विंडो ना बहुत ज़्यादा, और मैं कंफ्यूज था कि ऐसा क्या रिएक्शन हो कि वो एक सटल रिएक्शन हो और वो सोहेल भी लगे और वो आशिक भी लगे, और वो उसमें भाई को इन्वॉल्व कर भी नहीं रहा, भाई को देख भी नहीं रहा। यू नो इतनी सारी चीज़ें उस एक सीन के ऊपर चल रही थी, और फिर वो उसको कहती है, फिर वो उसका हाथ पकड़ती है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना हमने डिस्कस तो की थी, लेकिन जब आप ऑन सेट जाते हैं ना एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आप अपने कैरेक्टर में होते हैं, आप किसी ट्रांस में होते हैं। जब वो कैमरा एक्शन की जब आवाज़ आती है ना, तो आप अपने 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 कैरेक्टर में चले जाते हैं। उसके बाद हर बंदा जो है ना उसको नेचुरली कुछ ना कुछ कर रहा होता है, और वो इतना माइनर टाइम होता है आपके पास कि आपने अपना वो रिएक्शन देना है। तो वो मेरे हिसाब से वो सीन था। उसके फिर फ़ौरन बाद एक सीन था, पूरी फैमिली में वो घूमते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर वो आमने सामने खड़े हुए हैं, वो कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वो जो सीन था, वो सीन हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि इस तरह का रिएक्शन रखते हैं, क्योंकि व्यूअर एक्सपेक्ट कुछ कर रहा होगा और हमें देना वो है जो वो एक्सपेक्ट कर रहा हो और वो ना हो, सरप्राइज होना चाहिए, और वो उससे स्टोरी लाइन पे भी चलना चाहिए, वो उससे भी आउट ना हो, वो सिंक उसका आउट ना हो, डायरेक्टर को उससे इख्तलाफ ना हो, व्यूअर्स को उससे इख्तलाफ ना हो, और वो चेंज भी हो। तो वो एक सीन था जो मुझे लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट था। ऐसे और बहुत सारे सीन्स थे जो हमने डिस्कस किए थे। आपकी बात सुन के मैं सोचूं कि वो हमें लगता है कितना छोटा सा और नॉर्मल सा सीन है, बट उसके पीछे कितनी मेहनत और कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व होती हैं और कितने चैलेंजेस होते हैं, और आप इतना बारीकियों में जाते हैं कि यार ये इस कैरेक्टर के साथ जा रहे हैं नहीं जा रहे। इवन एक दैट माइनर 3 सेकंड एक्सप्रेशन ऑन योर फेस इज इंपॉर्टेंट, यू नो। मैं तो आपको ये बताऊं कि वो जो उसने उसके हाथ से पर्स लिया है, वो पर्स कैसे लेगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब वो लटका लेगा ऐसे करके ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो उसके हाथ से पर्स कैसे लेगा और वो कैसे होल्ड करेगा, और वो कैसे ऑनर करेगा उस पर्स होल्ड करने को, और उसके साथ जो वो उसकी मोहब्बत चल रही है वो उसको कैसे साथ लेके चलेगा, यू नो। ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। बट अच्छा लगता है जब आप लोग की बातें बताते हैं, ताकि हमें भी रियलाइज़ होता है ना कि कितनी मेहनत लगती है आप लोगों को। बिल्कुल। और ज़्यादा वैल्यू बढ़ती है और ज़्यादा। और फिर वो आपने अगर वो सीन आपकी नज़र से ये वाला शादी वाला गुजरा हो कि वो जब एंटर भी होता है उसके साथ, तो वो इतना इन्वॉल्व है कि वो उसको देख रहा है, बस वो उसके इश्क में है कि वो उसको देख रहा है हाँ, कि तुम हो सब कुछ। ट्रू, उस वक्त उसकी मोहब्बत सामने आ रही थी बहुत ज़्यादा। इसका मतलब कि वो उस शीशे में उतर चुका है जिस शीशे में वो उसको उतार रही है। तो उस शीशे में उतरना दिखाना भी तो था ना व्यूअर को कि वो शीशे में उतर रहा है। सोहेल अपना उसमें रहेगा और वो बेवकूफ़ भी बन जाएगा, तो हो नहीं सकता ना। अच्छा हमायूं, ये बताएं, शुरू से थोड़ी बात करते हैं पुरानी, कितने बहन भाई हैं आप लोग फैमिली में, कौन कौन है, क्या पढ़ा हुआ है आपने?
हम 4 बहन भाई हैं और मैंने ग्रेजुएशन किया बड़ी मुश्किल से, क्योंकि शोबिज़ शुरू हो गया था, फिर पढ़ाई भी साथ साथ चल रही थी। लेकिन फिर ये था कि यार ये पढ़ाई जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। और आज भी मैं लोगों को ये कहता हूँ, जो लोग शोबिज़ में आने की बात करते हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ लें, उसके बाद आपके पास बहुत मार्जिन है, बहुत कुछ करने का मार्जिन होता है। और आज की जो दुनिया है और आज हर चीज़ इतनी ओपन है, बहुत मार्जिन है। मतलब अगर आपको एक्टिंग भी करनी है तो आप टिकटॉक पे जाके एक्टिंग कर सकते हैं। मुझे नहीं, हमारे जब मैंने अब मैं अपने ज़माने कहूँ तो लोग कहेंगे ये बहुत ही पुराने लेकिन अच्छा कुछ साल पहले ऐसा नहीं कुछ साल पहले आप कह सकते हैं कि इस तरह की कुछ भी नहीं था, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी, तस्वुर ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन पढ़ाई तब भी थी और आज भी है, तब भी थी और आज भी है, और ये हमेशा रहेगी कि वो बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। Are you the youngest? नहीं, हम ऑन 3rd नंबर। मुझसे छोटा भाई है, मुझसे बड़ी 2 बहनें हैं। तो रोब जमाती हैं बहनें आपसे? नहीं, रूप क्या जमाएंगे। Are you the शरारती वन जो जाके तंग वंग करता है बहनों को और सब कुछ, या नहीं शरीफ बच्चे हैं आप? अब ऐसा नहीं, मैं बहुत मिडिल में हूँ। ओके, अच्छा तो फिर आपको मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम है, ये कह सकते हैं। मतलब आप बेचारे हैं। आप बोले मैं ऊपर नीचे दोनों से पिटता हूँ। बेचारा तो नहीं हूँ, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग बड़ी एक सटल सी है, और ऐसा कोई शरारती वाला फैक्टर नहीं है, बट हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। सो 12 साल की उम्र में आपने स्टार्ट किया अपना करियर, राइट? नहीं 12 साल नहीं, 15 कह सकते हैं। ओके 15। तो कैसे इंटरेस्ट हुआ, क्यों करना चाह रहे थे आप? असल में जब मैंने शुरू किया उस वक्त तो मुझे शौक हुआ था मॉडलिंग का, जो रैम्प मॉडलिंग, उस चीज़ ने मुझे सबसे पहले फैसिनेट किया था। तो मुझे ये कैसे ख्याल आया कि मैं मॉडल बन सकता हूं? बस मुझे ये लगा कि मुझे ये करना। तारीफ करती थी, लुक्स पे लोग चढ़ाते तो दोस्त की यार तू हीरो। ये बड़ी आपने एक इम्पॉर्टेंट बात की है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फॉर एग्जांपल जब मैंने ये शुरुआत की और जब ये जर्म्स अंदर आना शुरू हुए, तो मैं जब बस में भी ट्रैवल करता था तो बस में लोग कहते थे कि तुम क्या टीवी नहीं, वो कहते तुम क्या टीवी में काम करते हो या जो तो वो जो चीज़ थी ना, तो मुझे ये लगा, और एक बार नहीं ऐसा कई बार हुआ, तो मुझे ये, क्योंकि उस वक्त ये होता है ना जब आप नए आज का दौर अलग है, लेकिन उस ज़माने में जब मॉडलिंग करते थे बाल आप गीले करके और मतलब एक अपने आप को बना के निकलते थे कि बस मैं कुछ हूँ, दुनिया जो है ना वो मुझे देखे। तो उसमें पता चला कि नहीं कुछ है, तो लोग कह रहे हैं, हालांकि मैं काम नहीं कर रहा था उस वक्त, तो मैंने स्ट्रगलिंग शुरू की थी, बट वो ज़हन में फिर वहाँ से आइडिया आ गया, आपको एक रिस्पांस मिलना शुरू हो जाता है तो ना कि आपको मतलब लगता है उससे पहले मॉडलिंग आपने स्टार्ट कर दी थी, फिर ये रिस्पांस आया तो उससे आपको टेम्पटेशन हुई कि मैं जाके टीवी में ट्राई करूं? स्टार्ट कुछ भी नहीं किया था, वो एक फील थी कि मुझे ये करना है। तो वो जो आप जाते हैं ना फोटोग्राफर के पास जाके पिक्चर्स खिंचवाते हैं, आप अपना फोटो सेशन करवाते हैं, वो सारी चीज़ें की थी। अच्छा। वो शुरू कर दी थी, वो अखबार में ऐड आते थे छोटे छोटे से, उस ऐड में देख के वहाँ मॉडलिंग एजेंसी में जाते थे और वहाँ पे जो है वो लोग बैठे होते थे पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो ऐसी चीज़ें की, मतलब कितना अरसा लगा फाइनली कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिला या आपको कोई मॉडलिंग का ऑप्शन मिला? कितना टाइम लगा? बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा, साल 2 साल मैं ये करता रहा। उसके बाद फिर छोटे छोटे कैरेक्टर्स मिलना शुरू हुए, फिर वो छोटे छोटे कैरेक्टर्स। अभी मैं आऊँगी उस पर, मुझे पता है कि पहला कैरेक्टर आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, मैं उस पर आ रही हूँ। मॉडलिंग कैसे, मॉडलिंग में आए या मॉडलिंग में? असल में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं आ गई कि मुझे मिल गई और मुझे याद हो कि एक चीज़, जब आप छोटी छोटी सी चीजें करते हैं ना और अचानक उसमें एक बड़ी चीज आ जाती है तो आपको समझ नहीं आता। लेकिन स्टार्ट जानना चाहिए थी कि वो छोटी छोटी चीजें कहाँ से, मॉडलिंग से स्टार्ट हुई या वो टीवी पे आपको चांस मिल गया? वो जब आप मॉडलिंग एजेंसी में जाते हैं तो आप ऑडिशंस देते हैं छोटे छोटे से। अब जाहिर सी बात है मैं उस वक्त यंग था ना, मेरी हाइट थी, तो मैं फैशन मॉडलिंग तो कर नहीं सकता था। तो फिर मैं टीवी सीरीज की तरफ गया। अब वो टीवी सीरीज में जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स होते हैं वो करते 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 जो वो फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब मैंने ज़िंदगी में ये फैसला किया कि अब मैं अगर करूँगा तो अच्छे लेवल पे काम करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा। तो वो जो आप कह रही हैं ना पहला वो कब मिला, वो ये हुआ कि मैंने छोड़ दिया। उस वक्त PTCL होता था, मोबाइल तो इतना था नहीं, तो वो मैंने छोड़ दिया। 2 साल तक मैं इस में से बिल्कुल आउट हो गया। 2 साल बाद कहीं से मुझे कॉल आई, कि मेरे घर पे कॉल आई। अच्छा इतनी मज़े की बात है, मुझे आपसे बात करते हुए याद आई,
वो जो कॉल आई, उस बंदे ने मुझे कॉल करके, अमीन ने कॉल उठाई, वो कहते हैं कि सुहेल से बात करा दें। सुहेल, अच्छा। अब आप सोचें सुहेल से बात करा दें, तो वो कह, अम्मी ने कहा सुहेल तो यहाँ कोई नहीं रहते। हाँ। तो उन्होंने कहा मैं मॉडलिंग एजेंसी से बात कर रहा हूँ, उनकी पिक्चर है मेरे पास। हाँ। और उसपे सुहेल लिखा हुआ है। अब मैं सो रहा था, अम्मी ने मुझे उठाया, मैंने बात की, उसने कहा आप सुहेल बात करें? मैंने कहा नहीं। उसने कहा ये पिक्चर है और ये तस्वीर है इस तरह की, ये मैंने कहा ये तो मेरी पिक्चर है। तो उन्होंने कहा अच्छा। अब उसने फर्जी नाम लिया था, उसमें इत्तेफाक से नाम नहीं लिखा हुआ था। मुझे ये लगा कि उसने फर्जी नाम लिया था, नंबर्स उस पर लिखा हुआ था। तो उसने मुझे कहा कि आप आ जाएं, आपके लिए टीवीसी फाइनल हो गया है। मैं अच्छा, अब 2 साल बाद भी कॉल आ रही हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई लीड पे है काम। वरना मैं नहीं करता भाई। जब मैं कमरे में पड़ा सो रहा हूँ, नाम भी नहीं पता उनको, नाम भी नहीं पता लीड पे है या नहीं, लीड पे है या नहीं है। वरना मैं, हाँ मैंने, वरना नहीं जी लीड पे आप आ जाएं। मैं बहरहाल फिर मैं चला गया, और फिर वहाँ से एक नया स्ट्रगलिंग का सिलसिला शुरू हुआ। फिर तो वो लीड पे ही था? लीड पे ही था, लेकिन वो ऐसा कोई लीड पे नहीं था, लेकिन था वो लीड पे। ठीक है हाँ। और जब मैं वहाँ शूट पे गया था फर्स्ट टाइम, तो वो बेसिकली प्रोटोकॉल अलग होता है ना। आप जब एक लीड पे कैरेक्टर करते हैं तो उस एक्टर का प्रोटोकॉल ही अलग होता है। सही बात है। तो उस प्रोटोकॉल में वो मेकअप आर्टिस्ट थे जिन्होंने मुझे बड़ा तंग किया था। और जिन्होंने कोशिश की थी कि मैं आगे काम ना करूं। मतलब होता है ना शुरू में, ये इनको कहता हूं मैं बरसाती मेंढक। ये बरसाती मेंढक ना आपको काम नहीं करने देते शुरू में, जब आप नए नए आते। तो वो थे और मैं बैठा हुआ था, हाँ जी आए जरा। अब मैं बताता हूँ। तो वो वहां से फिर एक नया सिलसिला शुरू हुआ। बट आपने कहा कि आपने पहला जो ड्रामा सीरियल किया था उसमें आप क्राउड में से एक कोई थे। वो कमर्शियल था, वो टीवीसी था। ओके, तो ये उस वो टीवीसी था जो इस यहाँ तक मैं पहुंचा ना कि मैं लीड काम करूंगा, उससे पहले वो सबसे पहले वो था। वहां से शुरू करते करते छोटे छोटे कैरेक्टर्स करके फिर मैंने कहा कि नहीं, अब नहीं करूंगा। तो फिर वो टीवीसी के बाद चीजें स्टार्ट होना शुरू हो गई। फिर वो एक नई स्ट्रगल शुरू हुई। पहले तो आप वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, फिर जब आप एक लीड पे काम करते हैं तो वो एक स्ट्रगल शुरू होती है। फिर वहाँ आपको यूज़ करने वाले लोग मिलते हैं जो सोचते हैं कि इसको यूज़ कर लें, पैसा कमा लें, इसको कुछ ना दें। तो उस वक्त फिर वो लोग मिले। एहसास हुआ आपको कि मेरे साथ ये हो रहा है? हुआ आपके साथ? वो तो आज तक हो रहा है। सॉरी। वो एहसास तो हर रोज होता है मुझे। बड़ी डीप बात कर गए। अच्छा नहीं, तो फिर टीवी पे कैसे आया आप? टीवी पे मैं ऐसे आया कि मैं एक मॉडलिंग एजेंसी में होता था और मैं उनसे कहता था कि मुझे ड्रामे के लिए मिलवा दें किसी से। तो वो साहब भी नहीं मिलवाना चाहते थे। उनको ये होता था कि ये अब कमर्शियल्स कर रहा है तो वो ये कंट्रोल में, अब ये ड्रामे में जाएगा तो हमारे कंट्रोल से निकल जाएगा, भी बढ़ जाएगा। तो ये भी होता है कि वो कंट्रोल में रखना चाहते हैं ना कि ये हमारे पपेट रहें और हमारी मर्जी से काम करें। जब हम इन्हें काम दें तब ये काम करें, जब हम काम ना दें तो ये घर पे बैठे फारिग। अभी तक होता है वाकई ये? बिल्कुल होता है अभी तक। हाँ, मॉडलिंग में और टीवी बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, 100% होता है। तो फिर उन्होंने 1 साल तक मैं पीछे पड़ा रहा। फिर उन्होंने मुझे एक प्रोडक्शन हाउस में इंट्रोड्यूस करवाया और 15 लड़के लेके गए साथ। सॉरी, 15 लड़कों को साथ। तो बहुत बुरा हो रहा है। जी मैं बता रहा हूँ, 15 लड़कों को लेकर गए वो। खो जाइए उसमें। हाँ, लेकिन वो खुशकिस्मती थी कि वो डायरेक्टर ने मुझे सेलेक्ट किया और उसमें एक और नाम था, वो मैं नाम नहीं लूँगा। वो भी आजकल उनको भी, उसको और मुझे किया, तो वो भी आजकल बड़ा फेमस है माशाल्लाह। तो ले लेना नाम नहीं। अच्छा, वो शायद बताना ना चाहे। हम उनका राज खोल दें। तो फिर सिलेक्शन नहीं हो गई। कैमरा बता दीजिए। इसका मतलब सिलेक्शन नहीं हो गई। अच्छा ओके। इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे उन्होंने किया, अब मैं उनके पीछे पड़ गया। उनके ऑफिस जाते जाते 1 साल 2 साल तक मैं पीछे उनके जाता रहा कि जाके हाय हेलो करने के लिए कि काम मुझे। तो क्या कहते थे? चांस ही नहीं देते थे ऑडिशन के बाद? बस वो चांस देते हुए कैरेक्टर होता है ना कि यार इस बच्चे को ये कैरेक्टर दे दो या ना दे दो। अब उस वक्त बच्चा ही था मैं, यंग से जो है ना आप एक ऐसी टीन एज होती है ना आपकी, जब आप निकल रहे होते हैं तो उसमें ना बड़ों में आते हैं ना बच्चों में आते हैं, तो वो कैरेक्टर बड़ा ऑकवर्ड सा, शक्ल भी बड़ी अजीब मनहूस किस्म की होती है। तो उसमें बड़ी स्ट्रगल की, वेट करता रहा। फिर 2 साल बाद जो है वो उन्होंने फाइनली काम देना शुरू किया। वो फिर एक नई स्ट्रगल स्टार्ट हुई कि अब आप ड्रामों में आ गए। वहाँ पे आपको यूज़र्स मिलते हैं, वो आपको यूज़ करना शुरू करते हैं।
तो वो स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए मैं कहता हूँ आज का दौर तो बहुत डिफरेंट है। अब यू थिंक नए न्यू कमर्स को वही चैलेंज फेस करने पड़ते हैं? एज सच तो नहीं, क्योंकि आप डायरेक्टर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप प्रोड्यूसर को भी मैसेज कर सकते हैं, आप एक्टर्स को भी मैसेज कर सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा एक्सेस है। पहले तो तसव्वुर ही नहीं था। मुझे याद है कि कहाँ जाएं, मॉडलिंग अगर करनी है तो कहाँ जाएं, हाँ, पता नहीं था, पता ही नहीं था। अभी बहुत लोगों को नहीं पता, मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं वो शॉर्टकट वालों के मैसेज आते हैं आपको, बस वो कहते हैं कि रातों रात में स्टार बन जाऊं, वरना तो अब तो हर कोई आपके एक्सेस में है ना, आप मैसेजेस करते हैं डायरेक्टर्स को और प्रोड्यूसर्स को। तो फिर कब आपको लगा कि अब मेरी स्ट्रगल थोड़ी सी कम हो गई है और अब मुझे रोल्स मिल रहे हैं जैसे मुझे चाहिए? या पता नहीं कब लगेगा ऐसा मुझे नहीं पता ऐसा कब लगेगा, अभी तक तो नहीं लगा। तो मतलब इंडस्ट्री से शिकवा है आपको? नहीं, शिकवा नहीं है, शिकवा आपकी स्ट्रगल हमेशा रहती है, हमेशा रहती है आपकी स्ट्रगल। आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही करना चाहते हैं, लेकिन वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़ौरन तो नहीं मिल जाता। लेकिन 18 साल हो गए अब तो। जी, मतलब ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो अभी तक कुछ करना चाहते हैं, सेटिस्फाइड नहीं है वो। तो आपको लग रहा है कि आप सेटिस्फाइड नहीं है जो कुछ मिला, या आपको लग रहा है कि वो चांस मिला ही नहीं है अभी तक? आई मीन, आर यू अ क्रिटिक ऑफ योर ओन परफॉर्मेंस? मैं क्रिटिक तो हमेशा रहा हूँ अपनी परफॉर्मेंस से, इसीलिए मैं अपने ड्रामे बहुत कम ही देखता हूँ, हार्डली ही देखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं इससे अच्छा कर सकता था। या फिर वही इख्तलाफ होता है जब मुझे शूट करते हुए इख्तलाफ होता है सीन का, कि ये सीन ठीक नहीं है, या तो डायरेक्टर से या राइटर से एक इख्तलाफ होता है आपका एज एन एक्टर। तो उसमें जो इख्तलाफ होता है ना, वो जब ऑन एयर जाता है तो वो इख्तलाफ मुझे नज़र आता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये सीन वीक है, इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर लॉजिकली इस चीज़ की कमी है, ये जस्टिफाइड नहीं है ये सीन, तो फिर मुझे प्रॉब्लम होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने बहुत कम ही ड्रामे देखूँ, मतलब हार्डली मैंने कोई ड्रामा देखा है। रंग महल के मैंने कुछ एपिसोड्स देखे, अदरवाइज मैंने पूरा ड्रामा नहीं देखा। तो हमारे इतने अरसा हो गया आपको, अब इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है आप किस जगह पे हैं? कुछ है ऐसा कि नहीं अब मुझे इस तरह के रोल्स नहीं करने हैं, इस तरह के रोल्स मैं करना चाहता हूँ? कुछ आपने अब बना लिया है, कुछ आ गया है, या यू आर ओपन टू डूइंग कि नहीं मैं सवाल कुछ भी? इत्तेफाक से मैंने कल एक प्रोड्यूसर से बात डिस्कस की, और मैंने यही कहा, मुझसे ना अब ये जो रोल हैं, जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं ना, वो मुझसे हो ही नहीं पाता। आप कैरेक्टर रोल्स करना चाह रहे हैं? मतलब वो होते हैं ना, मम्मी मैं आ गया, आई लव यू, इस तरह के जो हमारे अभी कॉमन हैं, और जो घरेलू मसले वाले हैं, वो झगड़ों वाले हैं, वो कैरेक्टर्स ना, आप वो इतने कॉमन कैरेक्टर्स हैं कि मेरा दिल नहीं चाहता वो परफॉर्म करने का। मतलब उसमें फिर आप एक्टिंग करते हैं, परफॉर्म नहीं करते। परफॉर्म आप एक डिफरेंट कैरेक्टर होता है ना, जिसको औखा कैरेक्टर कहते हैं, जैसे सोहेल का कैरेक्टर था, तो वो एक डिफरेंट कैरेक्टर था, वो मुझे होता है तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं उसको परफॉर्म करूं। अदरवाइज आप बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, आप एक्टिंग करते हैं, आप बस आ जाते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अब मैं यही कैरेक्टर्स करूंगा, क्योंकि वो कैरेक्टर आते हुए टाइम लगता है। ये क्या चक्कर है? घड़ियाँ वड़ियाँ आपकी टूट जाती हैं, मैंने सुना है। मोबाइल की स्क्रीन आपकी कभी सही नहीं रहती है, अभी भी सही है या अभी भी टूटी हुई है? ये मोबाइल की स्क्रीन मेरी अभी भी टूटी हुई है? बड़े अरसे से मोबाइल की स्क्रीन नहीं टूटी। अच्छा, मैंने शायद वाकई ये स्क्रीन प्रोटेक्टर मेरा टूटा हुआ है, लेकिन बड़े अरसे से टूटा हुआ है। वाओ, क्या बात है! मैं होप कर रही थी शायद इस बार नहीं होगा। तो चक्कर क्या है? मतलब आपको पसंद नहीं है घड़ियाँ, क्या है? नहीं, घड़ियाँ मतलब कैसे हो सकता है कि हर बार टूट जाती है स्क्रीन और मसला हो जाता है? नहीं, वो एक ज़माना था, घड़ी नहीं सूट करती थी मुझे, घड़ी टूट जाती थी, और मतलब वॉलेट मेरा हमेशा खो जाता था। हाँ, मतलब वो कहीं ना कहीं टकरा के कुछ होके टूट जाए। अब बड़े अरसे से वो चीज़ नहीं हुई, लेकिन वॉलेट मेरा हमेशा खो जाता था। और ग्लासेस हमेशा टूट जाते थे, मतलब खो गए या टूट गए, ये तो अब तक होता आ रहा है। तो जिसको मौका मिलता है वो फिर रख ही लेता है ना, वो वापस नहीं करता। आपको तो आदत है, आपको याद नहीं, आपकी चीजें भूल जाती है, मैंने थोड़ी नहीं है। तो वो शूट का जब एंड डे होता है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें फिर गायब भी होती हैं अपनी मोस्टली। आपने एक जगह कहा कि पाकिस्तानी डायरेक्टर्स जो है ना, दे कैन मेक गुड कंटेंट बट दे आर नॉट, एंड इट्स नॉट बिकॉज के टैलेंट नहीं है, इट्स बिकॉज ऑनेस्टी नहीं है। ऑनेस्टी तो हमारे पूरे मुल्क में नहीं है। ओके, नहीं तो मैं जानना चाही थी कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें अपने आसपास फेस की हैं, खुद से फेस की हैं, कि आपने ये स्टेटमेंट दी? देखें, हम तो एवरी डे ही फेस कर रहे हैं ना। आज हम जिस वक्त और जिस मुकाम पे बैठे हुए हैं, ऑनेस्टी तो हमारे
आप अपर लेवल के हैं ना, कि अब मुल्क का जो हुक्मरान होता है वहाँ से लेके ही ऑनेस्टी नहीं शुरू होती, या आप नीचे कोई लोअर बंदा भी रख लें उसमें ऑनेस्टी नहीं होती। आप चाहे घर का चौकीदार रख लें, चाहे आपके मुल्क का हुक्मरान हो, इस बीच में फिर जो भी आते हैं, हमारे लोगों में ऑनेस्टी की कमी है। हम ऑनेस्टी के साथ अपना काम नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं अपने काम में किस तरह से डंडी मारें, कोई नहीं देखेगा। हमें लगता है कोई नहीं देखेगा। भाई कोई नहीं देखेगा तो फिर आप कर क्यों रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन पे आप कोई एक सीन शूट करने जा रहे हैं, अरे यार कोई नहीं, पता ही नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा तो आप ड्रामा क्यों बना रहे हैं? पता चल रहा है तो आप ड्रामा बना रहे हैं ना, कि लोग देखेंगे इसे। पता नहीं चलेगा, कैसे नहीं पता चलेगा? स्क्रीन पे जा रहा है, स्क्रीन पे जा रहा है, कैसे नहीं पता चलेगा? और वो भी यूट्यूब में टीवी पे जा रहा है, हाँ, जिस पे जो मासेस देख रहे हैं। हाँ, ओके तो ये बड़ी आप इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन कह रहे हैं, बिकॉज मैं ऑनेस्टी में कुछ और समझी थी, आपने तो बहुत और उससे भी ज़्यादा डीप बात की कि इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। हाँ, मतलब हमारे यहाँ ऑल ओवर ऑनेस्टी का फुकदान है, कमी है ऑनेस्टी की। सिर्फ हमारे डायरेक्टर्स या हमारी फील्ड की मैं बट बात अगर नहीं हम इस करता। फील्ड की स्पेसिफिकली बात करें तो और क्या लगता है आपको? इस फील्ड में मसला यही है ना, ऑनेस्टी कहाँ हो रही है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो टाइम नहीं देते, वो इंटेंसिटी नहीं होती हमारे अंदर। जिस इंटेंसिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि एक पर्स अगर उसने लेना है, वो एक सोच है ना, वो उससे पर्स लेना एक सोच है। उस सोच को व्यूअर को दिखाना, और आपकी सोच ही नहीं है, अब यार ले लो ना यार, ऐसे ही ले लो। एक मिसाल है जी, कर लो ना यार, कौन देखेगा? कौन देखेगा? जब कोई नहीं देखेगा तो फिर हम ड्रामा क्यों बना रहे हैं? और जब कोई देख रहा है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोई पता ही नहीं चलेगा? तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मैं आपकी इंटरव्यू सुन रही थी, तो वैसे भी जनरली आप कॉन्वर्सेशंस आपकी सुन रही थी, तो मुझे लगा कि एक आपने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि इस मुल्क के लोगों में एहसास नहीं है, कॉन्शियस नहीं है। तो मुझे लगता है आपकी बातों से भी जो आप बात कर रहे हैं और सुन भी रही थी, कि आपके अंदर है एक डीपर फीलिंग है, एक एहसास है, एक कॉन्शियस है आपके अंदर। तो जब आप अपने आसपास ये चीज़ें होते हुए देखते हैं, मुल्क में तो जनरली, लेकिन जब इंडस्ट्री में इतने करीब ऐसी चीज़ें होती हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होता है आपके अंदर? कैसे डील करते हैं? फ्रस्ट्रेशन नहीं होती? आपको दिल नहीं चाहता छोड़ के चले जाएं? या ये नहीं होता कि मे बी मैं डायरेक्शन शुरू कर दूं, प्रोडक्शन शुरू कर दूं? क्या चलता है आपके जहन में? असल में डायरेक्शन जो है ना, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एज एन एक्टर मैं काम करता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी अपने कैरेक्टर के लिए है कि मैं अपना कैरेक्टर मतलब जस्टिफाई करूँ। जी, फिर उसके साथ साथ जो मेरे को एक्टर्स होते हैं उनसे भी मैं उनका कैरेक्टर डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो मुझे होता है यार ये कैरेक्टर भी लो हो रहा है, या ये कैरेक्टर ठीक नहीं है, या ये, तो वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे सहर थी, मैं उससे डिस्कस कर लेता था, अली से मैं कर लेता था। तो डायरेक्शन जो है ना, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ओके, आप ऐसे नहीं कि जस्ट लाइक दैट डायरेक्शन शुरू कर दी, कि रातों रात आपने एक स्क्रिप्ट लिखा और सुबह आप खड़े हो गए डायरेक्शन करने के लिए। तो मुझे लगता है कि वो एक, मैं अभी उसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, इसीलिए मैं ये सोचता नहीं हूँ कभी। लेकिन बाकी जो सेट पे कभी दिल चाहता है छोड़ के चले जाने का, तो वो इसीलिए चाहता है कि मैं, शायद मेरा देखने का नज़रिया डिफरेंट है, और कोई शख्स उस चीज़ को देख रहा है, उस सीन को जिस तरह वो एग्जीक्यूट करना चाह रहा है, उसका देखने का नज़रिया डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पार्टीज़ में जाते हैं, सही है, एक शख्स पार्टीज़ में जाता है और एक शख्स फॉर एग्ज़ाम्पल डायरेक्टर पार्टीज़ में नहीं जाता, ठीक है, लेकिन एक सीन शूट हो रहा है जिसमें पार्टी दिखानी है। अब उस डायरेक्टर ने सीन शूट करना है जिसमें पार्टी दिखानी है, उसका एक्सपोजर ही नहीं होगा, तो वो कैसे करेगा? अब एक्टर उसको बता रहा है कि यार ऐसे नहीं बॉस, ऐसे होता है। अब वो कहेगा नहीं यार मैं तो डायरेक्टर हूँ, मुझे ज़्यादा पता है। या उसकी अना के मैं अब लोगों के सामने कैसे इस बात को मान लूँ कि मुझे नहीं पता। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें आप अना का मसला बना लेते हैं, फिर वो स्क्रीन पे नज़र भी आता है ना, और वो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर भी करता होगा। ऑब्वियसली बॉदर करता है। एज एन एक्टर आपको चीज़ें बॉदर करती हैं। और बहुत सारे एक्टर्स कहते हैं अरे यार वहीं छोड़ो ना, जाने दो ना यार, क्या हो गया, बस सही है ना, कौन सा तुम्हें अवार्ड मिल जाएगा। तो ये
जब आप ये बात करते हैं तो इसका मतलब कि आपके काम में ऑनेस्टी नहीं है ना। बिल्कुल। आप जिस काम से पैसे ले रहे हैं, जिस काम से लोग आपको जान रहे हैं, लोग आपको खानों पे दावत दे रहे हैं, बुला रहे हैं, आपसे तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, उस काम को करने के लिए अगर आपके अंदर ऑनेस्टी नहीं है तो फिर आप कहाँ स्टैंड करते हैं? और फिर आप कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ रही। आगे बढ़ने के लिए बॉस आपको अपना अपना आप देना पड़ता है, अपना खून देना पड़ता है, अपना पसीना देना पड़ता है, फिर जाके आप कामयाब होते हैं। सही है। जब आपने शुरू किया था तब और अब जो इंडस्ट्री में आपको क्या डिफरेंसेस लगते हैं? अब जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उसके एटीट्यूड में आपको क्या फ़र्क लगता है? आपने अपनी एक्टिंग कैसे चेंज की है? उनके लिए वैल्यू नहीं है। अच्छा। क्योंकि उनको चीज़ें ऐसी ही मिल गई ना। एक ज़माना आपको याद होगा, स्ट्रगल वो आपको लगता है कि उन लोगों को स्ट्रगल नहीं नहीं है है। बच्चों की? फॉर एग्ज़ाम्पल आज के बच्चे को आप कोई स्टेशनरी जो होती है ना, जो हम बचपन में याद है आपको, या इरेज़र आता था तो खुश होते थे, एक पेंसिल मिल गई है खुश होते थे, एक बॉक्स मिल गया उसमें बटन दब रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है, हम खुश होते थे कि यार ये क्या चीज़ है। यू नो, गर्ल्स की कुछ चीज़ें आती थी, स्कूल पे ले जाते हुए एक एक्साइटमेंट होती थी। आज के बच्चे को एक्साइटमेंट नहीं है। इसी तरह जो आज का एक्टर है जिसके लिए हर चीज़ बहुत आसान है, अप्रोचेबल है, उसके लिए वैल्यू नहीं है। उसको लगता है बस यही तो फील्ड है, अब मैं हैंडसम लड़का हूँ, मैं आ गया हूँ और मैं अब जाके बस एटीट्यूड दिखाऊंगा तो मैं एक्टर बन जाऊंगा। एक्टर आप एटीट्यूड से नहीं बनते, आप आर्टिस्ट एटीट्यूड से नहीं बनते, आप आर्टिस्ट अपनी परफॉर्मेंस से बनते हैं, सही बात। आप अपनी डेडिकेशन से, अपनी ऑनेस्टी से आर्टिस्ट बनते हैं। तो फिर ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो करते 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 गाते गाते गवैया बनी जाते हैं। आपने कैसे एक्टिंग सीखी? जब आप आए तो किस तरह अपने आप को इम्प्रूव किया? किनको देख के आप पिक करते थे? क्या मेथड यूज़ किया आपने? मैं खुद को ही देखता था कि मेरे अंदर Okay. क्या बुराई है, जो कि मैं आज तक देखता हूँ। अब मुझे अपने अंदर अच्छाई बहुत मुश्किल से कभी नज़र आती है, हाँ यार बस ये सीन मैंने ठीक कर लिया, वरना मुझे हमेशा बुराई नज़र आती, यार ये कर लेता ना, ये हो जाता ना तो अच्छा हो जाता। बट ऐसा होता है ना, सीनियर एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं तो उनसे आप चीज़ें पिक कर लेते हैं। बिल्कुल उनके, करते हैं। तो आपने कुछ किया बिल्कुल, जो आप बिल्कुल। हमें बता सकते हैं कि रुबीना अशरफ के साथ ऐसे रुबीना हुआ? अशरफ के साथ काम किया, मतलब वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। जी। मैंने सानिया सईद के साथ काम किया, That मतलब must- उनके वो- साथ वो काम तो करते हुए ना आप कॉन्शियस रहते हैं कि भाई आप किसी के साथ सही काम बात कर है, रहे हैं, हाँ। यू हैव टू बी अवेयर। Yeah. फिर मैंने आबिद साहब के साथ काम किया, आबिद अली, जी। मतलब वो अपने अंदर एक Institution इंस्टीट्यूशन है। ही वाज अ डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, Yeah. तो उनके साथ काम किया। तो ऐसे और बहुत सारे सीनियर कुछ एक्टर्स शेयर हैं। कर सकते हैं जो पिक किया हो आपने इन लोगों से, जो आपको याद हो इस वक्त के, या उनके बारे में एडमायर किया हो उस वक्त आपने? असल में उनका सबसे जो बेसिक चीज़ है ना वो उनका पेशेंस है। तीनों का। सानिया जी तो बहुत मैंने सुना है। पेशेंस लेवल जो है ना, जैसे आबिद साहब का पेशेंस लेवल आउटस्टैंडिंग। ओके। मतलब वो अगर किसी छोटे डायरेक्टर के साथ भी काम कर रहे हैं ना, तो उनका पेशेंस लेवल इतना है कि वो कभी भी ये शो ही नहीं करते थे कि मैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर इतना सीनियर हूँ। वो कहते थे जो बता रहा है वो डायरेक्टर। तो वो पेशेंस लेवल मैंने उनसे सीखा और मैं कोशिश करता हूँ अंदर आए, लेकिन हम यंगस्टर्स हैं, हम ये जनरेशन है ना, हमारे अंदर उन चीज़ की कमी है। हम थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा समझते हैं। गुस्सा बहुत करते थे आप, अभी भी करते हैं? असल में गुस्सा एक नॉर्मल फैक्टर है। गुस्सा आपको गलत चीज़ पे आता है। ट्रू। अब गलत चीज़ क्या है? गलत चीज़ वही सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की कि काम पे जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है ना, वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। वो मुझसे फिर मुझे अंदर तकलीफ़ शुरू हो जाती है कि यार काम ख़राब हो रहा है। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन काम जहाँ ख़राब होता है ना, वहाँ प्रॉब्लम होती कुछ किस्से मतलब आपके मशहूर हुए थे कि आप गुस्से में आगे हो गए, तो बट अब अगर आप सोचते हैं, यू लुक बैक एट दोज टाइम्स, आपको लगता है कि ख्याल आता है कि अच्छा मैं इसको थोड़ा डिफरेंटली हैंडल करता तो अच्छा होता? असल या में नहीं, आपको लगता है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारे मुल्क में सरवाइव करने के लिए किसी भी फील्ड में आपको मैनिपुलेट करना पड़ता है। आप जब तक मैनिपुलेट नहीं करते तो आप स्टैंड नहीं करते। यहाँ पे ऑनेस्टी की कोई कदर नहीं है। यहाँ पे आपको लगा वो आपके ऑनेस्ट रिएक्शंस थे? ऑनेस्ट रिएक्शंस होते हैं ना। हाँ, बेबी देखें मिसाल के तौर पे आप रास्ते में अगर जा रही हैं और किसी ने आपको छेड़ दिया तो आप क्या करेंगी? आप गुस्सा ही करेंगी ना।
या आप कहेंगी कि बस ठीक है कोई बात नहीं। हर रिएक्शन के पीछे बैकग्राउंड होता है उसका। गुस्सा जो है वो एक नॉर्मल फैक्टर है, Yeah. लेकिन एक एक्टर गुस्सा करता है तो उसको हाईलाइट करके दिखाया जाता है कि इसने गुस्सा कर दिया, इसने तो ये बोल दिया, इसने तो गाली दे दी, इसने तो फलाना कर दिया। और जब एक आम इंसान करता है तो उसको हम हाँ इतना नहीं इंसान, लेते। आप कराची की रोड पे अभी निकले बाहर, निकले आप बाहर, तो यू थिंक हर बंदा ऑडियंसेस आर बीइंग अनफेयर? उनको उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे जायज़ नहीं है कि आप थोड़ा एक रोल मॉडल भी तो होते हैं ना? रोल मॉडल होते हैं, लेकिन नेचुरल भी तो इंसान होता है ना। आप हर वक्त मेडअप नहीं रह सकते, यू हैव टू बी नेचुरल। गुस्सा भी आएगा, अफसोस भी होगा, इमोशंस है ना ये सारे। आप कैसे कह सकते हैं कि आपके अंदर ये इमोशन ही नहीं है? फिर इसका मतलब यू आर फेकिंग, आप झूठ बोल रहे हैं। इमोशंस तो सारे होते हैं, और एक एक्टर वो तो ज़्यादा इमोशनल होता है, वो तो ज़्यादा पिक करता है, ज़्यादा रिएक्ट करता है, सेंसिटिव होता है। तो इंसान को नॉर्मल ही रहना चाहिए, इतना मेडअप बेकार बात है ये। अच्छा ये बताएं, कब आपको एहसास हुआ कि लोग पहचान रहे हैं, बाहर जाते हैं तो लोग पूछते हैं या इशारे कर रहे होते हैं? कोई फ़ैन रिएक्शन शेयर कर सकते हैं? अरे भाई ये तो मसला ये है कि जब आप बड़े बंद संवर के जाओ ना, कोई मुंह भी नहीं लगाता। अच्छा। और जब आप घर से निकलो ना ऐसी स्लीपर्स और ट्राउजर टी शर्ट पहन के कि चलो यार, हर बंदा मिल रहा होता है, तो इसमें तो आप और फिर सेल्फी, इसमें तो आप ये कह ही नहीं सकते कि आपको अब कोई बहुत पहचानेगा। मतलब ऐसा था कि प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, शूट चल रही है 4 प्रोजेक्ट की, और वक्त नहीं है, नींद मतलब सोने का जो है ना वो टाइम नहीं मिलता था। और लोग कह रहे हैं आजकल आप काम नहीं कर रहे। तो ऐसे व्यूअर्स आपको मिलते हैं, और आप उनसे पूछे आप टीवी देखते हैं? अरे नहीं यार हमारे पास टाइम नहीं है, अब हम बिजी होते हैं। भाई तुम टीवी नहीं देखते तो मेरा क्या कसूर है यार? तो फिर मैंने ये कहना शुरू किया, मैं कहा आई एम सॉरी आप टीवी नहीं देखते। ओके यू बीइंग यू, आई एम सॉरी कि आप टीवी नहीं देखते, भाई मेरा कसूर है इसमें। तो अच्छा मुझे बताएं, कोई फैन रिएक्शन तो शेयर करना, कोई मजे का हुआ होगा कभी? कोई फैन मिला, कुछ किया, कोई लड़कियों ने कोई क्रेजी हरकत की? यार अभी एक बड़ा अच्छा मुझे फ़ैन मिला। मैं अभी ट्रैवल पे तो वहाँ पे फ़ैन मुझे मिले, एंड ही वाज लाइक अ ट्रू फ़ैन जो मिल। वैसे तो इंस्टा पे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे फैंस हैं जो अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, और बड़ा जेन्युइन उनका रिएक्शन होता है, जो कि मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन वो फ़ैन मुझे जाहिर सी बात है फिजिकली मिला तो वो उससे समझ ही नहीं आई कि वो किस तरह रिएक्ट करे। अच्छा। तो उसने मुझे शायद कोई 10 मरतबा हक किया होगा। ओह गॉड, हाँ, ओवरवेलमिंग। कि उसे समझ नहीं आ रहा था, वो कह रहा था यार सर आप वाह वाह वाह। तो ये देखें, ये सारी चीज़ों के बाद अगर आप अपने काम से ऑनेस्ट नहीं होंगे तो फिर आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं ना अपनी चीज़ों। खुद को ही शर्म आ जाए कि यार देखो मेरे इस तरह लोग इतना प्यार करते हैं तो आई मस्ट बी 100% से भी ज़्यादा मुझे। एग्जैक्टली। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जो आज का जो स्टारडम है ना, मैं उस पर बिलीव नहीं करता। ओके। ये जो स्टारडम है ना, ये बहुत ही फेक है। ये एक सर्टेन टाइम के लिए होता है, ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है। आपका प्रोजेक्ट है, आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, आप उस वक्त के स्टार हैं, चढ़ते सूरज को सलाम है। आपका प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, आप नीचे आ गए। अब मैं 2 साल अगर कोई काम ना करूं तो किसी को याद भी नहीं होगा कि हुमायूं अशरफ कोई चीज़ था, ठीक है। 3 साल मेरा गैप आया, तो किसी को पता ही नहीं था कि हुमायूं अशरफ कोई चीज़ है। वो कहते हैं अरे यार ये नया लड़का आया है। व्यूअर्स भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है, सही कह रहे हैं वक्त के साथ साथ। तो मैं आज के स्टारडम पे बिल्कुल पागल नहीं होता, मैं आज के स्टारडम पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता, और मैं ये नहीं कि आज लोग मुझे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं तो मैं जो हूँ वो सर ऊपर करके चलना शुरू कर दूँ। मैं इस पर बिलीव ही नहीं करता। और आज का स्टारडम तो ये है कि आप कहीं जा रहे हैं रोड पे, एक शख्स आता है, आपके कैमरा ऑन करके आता है, वो कहते हैं सर सेल्फी। अब आपको पता ही नहीं, आपने यूँ देखा है, उसे सेल्फी खींची और वो चला गया है। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, इट हैपन्स ऑल द टाइम। मुझे पता ही नहीं है। उसके लिए वो एक सेल्फी जो है ना वो मैटर करती है। या फिर वो कहेगा सर सेल्फी ने गले में हाथ डालने, ताकि आप दुनिया को ये दिखाएं कि यार ये जिसने मेरे साथ सेल्फी ली है ना, ये मेरा दोस्त है। तो हम सब फेक हैं। रिस्पेक्ट जो होती है ना, एक मैं जो पुराने एक्टर्स के साथ कहता हूँ, मैं कहता हूँ सर आप लोगों का स्टारडम था, लोग इज्जत करते थे,
आज भी वो जो स्टार है वो आज भी स्टार ही है। आबिद साहब को आज भी लोग जानते हैं, कबीर साहब को आज भी लोग जानते हैं। तो ये लोग स्टार्स थे, और उस वक्त का स्टारडम जहाँ पे ये कैमरा सेल्फी ये सब नहीं था, जो तो सोशल मीडिया ही नहीं था, सोशल मीडिया ही नहीं था। आज तो हर कोई एक्टर है ना, आज को छोटे छोटे एप्स पे लोग एक्टर बने हुए हैं। उस वक्त तो ये था ही नहीं, तो वो था स्टारडम। ये स्टारडम नहीं है, ये तो बस एक वक्त की गाड़ी चल रही है, पेट्रोल ख़त्म होगा, गाड़ी रुक जाएगी, ख़त्म बात। रंग महल कैसा है आपके पास? रंग महल कैसे आया? अच्छा, क्या स्टोरी है? क्यों अच्छा स्क्रिप्ट कहा आपने? अच्छा आपने सवाल किया। आपने रंग महल 2 साल पहले मैं जब फिल्म कर रहा था, तो एक प्रोजेक्ट में जियो का करने वाला था, सेवंथ स्काई का, तो वो फिल्म की वजह से मैं नहीं कर सका था। फिर 2 साल बाद जब ये प्रोजेक्ट आया मेरे पास, तो मैंने कहा ठीक है कुछ करते हैं। जब स्क्रिप्ट मैंने सुना तो उन्होंने कहा नेगेटिव कैरेक्टर। मैंने कहा यार 2 साल बाद कम बैक, नेगेटिव कैरेक्टर। मैंने कहा अब मैं हाँ भी नहीं बोल सक रहा और ना भी नहीं बोल सक रहा। फिर मैंने कहा अच्छा जी सुनाए, स्टोरी सुनाए क्या है। वो सुनते सुनते पता चला कि एक रेप सीन है। अरे मैंने कहा यार क्या करवा रहे हैं मुझसे भाई, मतलब मैं नेगेटिव और नेगेटिव, फिर आप वो सीन तो मतलब दैट्स नॉट, मतलब मुझे लगता ही नहीं है कि मेरी पर्सनैलिटी है या मैं उस कैरेक्टर के ऊपर हूँ, या मैं मतलब होता है ना आप एक कास्ट करते हैं कि यार ये बंदा जो है वो बड़ा नेगेटिव है तो इसको कास्ट करो एक नेगेटिव कैरेक्टर के लिए। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि पॉजिटिव बंदा हो और वो नेगेटिव करे, तो ठीक है चेंज चेंज आएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं मतलब फिर मैं उसको कुछ ना कुछ करूँगा उसके अंदर। लेकिन जब ये कहा कि रेप सीन, मैंने कहा यार ये तो मैं बड़ा ही इंसल्ट हो जाएगी फैमिली के सामने भी और व्यूअर्स के सामने भी, क्योंकि व्यूअर जो है वो आपका बहुत सेंसिटिव होता है, वो तो आपको उसी तरह देखना शुरू कर देता है जिस तरह से आप होते हैं। आपको याद होगा हमने इतनी फिल्में देखी हैं जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं वो हमारे दिमागों में नेगेटिव ही है ना, मशहूरी उससे है, मजाक भी उसी तरीके से बनता है। मैंने कहा यार ये तो बहुत मसला हो जाएगा। और मैंने कहा मैं हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, मैं तो बिल्कुल कश्मकश में रहा। फिर मैं घर गया, मैंने सोचा यार मैं मना कर देता हूँ। मैंने कहा यार मैं मना कर दूंगा तो फिर बात ख़राब हो जाएगी, क्योंकि पहले भी मना कर चुका हूँ। हाँ। मैंने कहा हाँ बोलूँगा तो भी मसला हो जाएगा, मैं कैसे करूँगा यार, मेरी बात ख़राब हो जाएगी। मैं 3 दिन तक कश्मकश में रहा। फिर मैंने मशवरा किया कुछ लोगों से, लोगों ने कहा कि यू शुड डू दैट। मैंने कहा चलो सुन्नत भी पूरी कर ली मशवरा करने की। फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं ये करूँगा तो फिर मैं इसमें कोई गुंजाइश नहीं रखूँगा, मतलब फिर मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, फिर बस मैं करूँगा। मतलब ये वही बात है कि जब आप मैदान में उतर गए ना फिर मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। हाँ फिर मैं खुल के खेलूंगा, फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मैं 3-4 दिन तक इस कश्मकश में रहा। उनको नहीं पता था कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो मेरे अंदर एक जंग चल रही थी कि मैं मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं कर लेता हूँ। फिर जब मैंने करना शुरू किया तो मैं एक फ़ैसला करके आया था, तो मैंने तो कैरेक्टर एंजॉय करना शुरू किया और बाकी लोगों ने भी सेट पे भी कैरेक्टर एंजॉय करना शुरू किया। तो मैंने कहा अब मैं नहीं छोड़ूंगा, अब जो भी है, अब गालियां पड़ती हैं जो होता है होए, अब तो मैंने तो अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ करना है। मैंने एक जब कमिटमेंट कर लिया है तो मैं उसे पूरा करूँगा। फिर ये सेवंथ स्काई की भी बड़ी अच्छी बात है कि वो भरपूर प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं। सेट हो गया, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट होती है ड्रामे की या जो भी लोकेशंस और ये सारी चीज़ें, फिर वो अच्छी प्रोवाइड करते हैं, फिर आपको काम करने में मज़ा आता है। तो इस तरह मैं चाह नहीं रहा था कि मैं करूं कैरेक्टर, लेकिन बस मैंने कर लिया। तो मुझे बताएं पूरी लुक आपने चेंज की, वो स्पेशली आपने इसके लिए की बिकॉज यू लुक डिफरेंट इन दैट, आपका पूरा जो आउटलुक है, पर्सनालिटी, वो मुझे लगता है कि एक डिफरेंट फील, एक लुक आती है। तो वो उस वक्त उस फेज़ में थे आप तो ये ऐसा हो गया, या आपने स्पेशली क्रिएट की?
नहीं, वो बेसिकली क्रिएट किया था मैंने। और ये आइडिया आपका अपना था, स्क्रिप्ट में ऐसे था, डायरेक्टर ने बोला, क्या हुआ? वो एक डिस्कशन थी, उनकी रिक्वायरमेंट थी कि मैं इस तरह और मैं इस तरह के कपड़े पहनूं, और मैं ये कह रहा था कि मैं शूटिंग्स पूरी रखता हूं, तो उसमें मैंने मुस्टैश स्टाइल मेरा डिफरेंट मैंने सोचा था। और उन्होंने मुझे कहा कि बाद में ये जो आप शूटिंग्स नहीं करेंगे, वो उसका रीज़न मुझे बाद में समझ आया क्यों नहीं करेंगे, वो मैं नहीं डिस्कस करूँगा। अच्छा। लेकिन जो है वो नहीं करेंगे, तो मैंने कहा यार नहीं करेंगे। अब मैंने कहा मैं शलवार कमीज़ के ऊपर ये मूछें तो नहीं रखूँगा। इसकी वजह ये है कि मुझे ना वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आना, वडेरा चौधरी, मुझे एक आम आदमी लगना है। जो आम आदमी होता है, जो एक बिजनेसमैन है, आम आदमी है, उसकी एक लाइफ है, उसका एक स्टाइल है, वो घर वालों के सामने पॉजिटिव आदमी है, तो उसका क्या लुक होना चाहिए। तो वो फिर लुक मैंने क्रिएट किया कि क्या ऐसा होना चाहिए कि ये भी ना लगे, वो भी ना लगे, और वो अपने कैरेक्टर के अंदर भी आ जाए। तो फिर जब मैं गया सैलून पे, तो फिर मैंने कहा ये नहीं, ऐसे नहीं, थोड़े और बाल कटेंगे, ये होगा, शेव थोड़ी और कटेगी, मुस्टैश और कटेंगी, ये सारी चीज़ें करते 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 वो एक लुक जो है वो डिज़ाइन हुआ। तो वो जो पहला दिन शूट पे होता है ना, वो एक शदीद इम्तिहान होता है। मतलब आज भी जब मैं पहले दिन शूट पे जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया, और ये मेरी ज़िंदगी का पहला काम है जो मैं करने जा रहा हूँ। स्ट्रेस होता है, एक्साइटमेंट, इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मुश्किल तरीन दिन। सही हो गया उस दिन। तो वो पहला दिन, पहला शॉट मुझे अभी भी याद है, वो दैट वाज गुड। और जब अपने आपको स्क्रीन पे देखा इतने डिफरेंट लुक के साथ, तो वो आपका अपना क्या एक्सप्रेशन था कि मुझे लगा कि क्योंकि ऑल ओवर रिएक्शन ना, पूरी टीम होती है, डायरेक्टर से लेके असिस्टेंट डायरेक्टर्स, कैमरामैन, पूरा टेक्निकल स्टाफ, तो वो सबका एक रिएक्शन आप नोटिस कर लेते हैं कि चीज़ ठीक है। नहीं, मुझे तो लुक बड़ी अच्छी, बड़ी डिफरेंट लगी, मुझे तो फ्रेश लगा। मुझे लगा कि वो थोड़ा नॉर्मल से ब्रेक किया फ्रॉम योर लास्ट स्क्रीन प्रेजेंस। और एक देखिए, हमारे यहाँ मुस्टैश रखना कॉमन नहीं है। एक कैरेक्टर के लिए आप उस लुक पे जा रहे हैं जो कि इतना अनकॉमन है कि लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और बड़े देर तक आप उस शूट करते रहे, उस रोल में रहे, उस और मुझे 6-8 महीने उस गेटअप में रहना था। तो फिर जब आप एक गेटअप करते हैं, वो ऐसा गेटअप है कि आप कुछ और कर ही नहीं सकते, कुछ और काम ही नहीं कर सकते उसके लिए। आप तो यू कुडंट डू एनीथिंग एल्स। तो मैंने 2-3 चीज़ें उसके बाद की, ईद टेलीफिल्म और इस तरह की चीज़ें की उसी गेटअप में, फिर थोड़ा चेंज करके। लेकिन वो लुक डिज़ाइन करने में टाइम लगा, और मेरी लिटरली जो है ना वो जान जा रही थी कि किस तरह मैं ये और रिएक्शन करूँ। हाउ वाज वर्किंग विद सहर? सहर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी बच्ची है, और उसकी अच्छी बात ये है कि वो ना बुरा नहीं मानती चीज़ों का। मतलब सेट पे भी अगर कोई ऐसी बात हो जाती है किसी सीनियर से या कुछ भी, वो बुरा नहीं मानती। वो ना, इसे कहते हैं कि फिर आप एक अच्छे घर से, आपकी ट्रेनिंग अच्छी हुई है, तो वो इसीलिए मैं उससे डिस्कस भी करता था कि उसका कैरेक्टर, अपना कैरेक्टर कुछ उसको बता देता था, वो मुझे कुछ बता देती थी, तो इसीलिए हम कर लेते थे। वरना आप हर किसी से नहीं कर सकते, मतलब ये नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि आप हर किसी से डिस्कस कर लेते। सेट पे सबसे ज़्यादा कोई था जो सहर से ज़्यादा बोलता हो? सहर से ज़्यादा तो कोई नहीं बोल सकता। किसकी इतनी मजाल है कि वो क्या होता था जब सहर आती थी सेट पे, तो आप लोगों को पता चल जाता था सहर आ गई है? हाँ, वो आते ही उसका ये होता था, ये नहीं है मेरा, वो नहीं है, और वो मैंने ये कर लिया, और मैंने वो कर लिया, और तुम ये कर लो, मेरा ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। She is so much fun and she has so much energy, माशाल्लाह से बहुत मज़ा आता है उसके साथ हमेशा बात करने का। Exactly, वो बड़ी मज़े की है, वो अच्छा। क्या सबसे क्रेजीस्ट या कोई इंटरेस्टिंग या फ़नी या कोई भी कमेंट आपने पढ़ा, सुना या कुछ देखा अबाउट रंग महल, उसका रिस्पॉन्स जो आप शेयर कर सकते हो इस वक्त? पर्टिकुलरली मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी जैसे मैंने लुक चेंज किया है, तो उसमें लोगों के कुछ कमेंट्स हैं कि कुछ को ये लुक अच्छा लग रहा है, कुछ कह रहे हैं बस सोहेल हमें वापस चाहिए, हमें जो है ना ये लुक अच्छा नहीं लग रहा, तो वो डाइजेस्ट करते हुए टाइम लगेगा। इनफैक्ट मैं जब ये प्रोजेक्ट मैंने किया तो उसके बाद 2-3 प्रोजेक्ट्स और
मेरे पास आए, तो मैंने जब वो पढ़ना शुरू किए मुझे वो कैरेक्टर समझ नहीं आए, मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था कुछ ना। उन दिनों मैं रंग महल ऑन एयर हो चुका था और मैं देख भी रहा था और मेरा गेटअप भी वो हुआ था। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ये मुझे, जब तक मैं ये देखता रहूँगा ना मुझे समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं उस जोन से नहीं निकल पा रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ड्रामा देखना छोड़ दिया to get out of that zone. हाँ, मैंने ड्रामा देखना छोड़ दिया ताकि मुझे दूसरा कैरेक्टर समझ आए, मैं उसमें जाऊँ। वो देखना मैंने छोड़ा। फिर गेटअप मैंने इसलिए चेंज नहीं किया कि जब मैं नया कैरेक्टर कोई भी करने जा रहा होता हूँ तो एग्जैक्टली उस कैरेक्टर को करने से पहले मैं गेटअप लेता हूँ, बिकॉज व्हाट आई बिलीव आई वेयर अ कैरेक्टर, आई वेयर अ गेटअप, आई वेयर अ कैरेक्टर। तो उस कैरेक्टर को वेयर करने के लिए ना मुझे वो टाइम चाहिए होता है कि अब ये शूट होने वाली है, उससे पहले मैं वो गेटअप करूं ताकि मुझे लगे कि अब मैं उस मैदान में उतर चुका हूं। पहले से वो गेटअप मैं नहीं करता, और वो सरप्राइज भी नहीं रहेगा, एक न्यूनेस, एक फ्रेशनेस, मुझे एक फील नहीं आएगी। मुझे एक ऑडियंसेस को भी ना, अगर वो आपको 4 महीने या 1 महीने पहले ही उसमें आपकी सेल्फीज और वो सब देख ले तो वो नया कुछ लगेगा नहीं। तो इसीलिए, और जब ये रंग महल स्टार्ट हो रहा था इससे पहले भी मेरा यही था कि वो एक नॉर्मल शेव बड़ी थी, बाल बड़े थे, लेकिन जब वो कैरेक्टर आया तो फिर मैंने उसको डिज़ाइन किया अपनी प्रोडक्शन टीम के साथ मिलके, डायरेक्टर के साथ मिलके। तो इसीलिए वो मेरा जो गेटअप है ना वो मैं उस वक्त रंग महल 2 आ रहा है, आना चाहिए आपके ख्याल में? ये मजाक तो बहुत है। ये मजाक तो हम सेट पे करते थे, मैं कहता था इनसे। मैं जब लास्ट हम एक सीन शूट कर रहे थे ना, जब राइद ने हाथ उठाया था तो उस दिन मैं मजाक कर रहा था। मैंने कहा मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ कि सोहेल का इस तरह से कुछ कर दो क्योंकि ये आएगा बाद में। और एक और मैं मजाक करता था, मैंने कहा देखो सोहेल जो है ना ये बाद में आएगा और तुम लोगों की बैंड बजाएगा और तुम लोगों को पता नहीं होगा। ये मजाक हम सेट पे करते थे, सीक्वल के लिए मजाक करते थे। लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते। ये जो हमारी प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन टीम है सन स्काई, वो प्लान करेंगे, उनका कंटेंट डिपार्ट प्लान करेगा। अगर उन्होंने दूसरा पार्ट बनाना होगा और वो जस्टिफाइड होगा तो फिर उसकी तरफ जाएंगे, वरना फिर। मायूं, किस वक्त आप लोगों को एहसास हुआ कि हाँ रंग महल इतना क्रेजीनेस हो रही है उसकी और इतना अच्छा चल रहा है? कोई पॉइंट है, याद है, जब आप लोग सब एक दूसरे को कहें यार क्या हो रहा है ये? क्योंकि आई एम श्योर आप लोग सोच तो रहे होंगे सक्सेसफुल होगा, बट इतना सक्सेसफुल। देखिए रंग महल ऑन एयर हुआ ना तो हमें पता ही नहीं था। अच्छा, ठीक है, हम वेट कर रहे थे कि कब प्रमोशंस होंगी और ये हमें पता चलेगा। वो अचानक ऑन एयर हो गया क्योंकि चैनल की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, तो वो अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से उन्होंने वो प्रोजेक्ट ऑन एयर कर दिया। तो हमें तो नहीं पता था, हमने तो अपना काम कर लिया था। लेकिन वो जो पहले एपिसोड पे रेटिंग आई और दूसरे एपिसोड पे रेटिंग आई, तो मैं नॉर्मली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कभी ये रेटिंग वाले सिस्टम में बिलीव नहीं करना, बिलीव पढ़ा ही नहीं। तो बिलीव करना तो दूर की बात है, मैं कभी पढ़ा ही नहीं। इवन कि मेरा पिछला ड्रामा भी जब हिट हुआ था तो मुझे पता ही नहीं था, मैं बस देखता ही नहीं था कि क्या रेटिंग है क्या नहीं है। ट्रेंडिंग पे नंबर 1 है, मैंने कहा ट्रेंडिंग पे नंबर 1 है तो बस ठीक है तो है। तो ये बड़ी एक ऑकवर्ड सी बात है, कोई सोचेगा कि इसे पता ही नहीं है कुछ। मुझे वाकई नहीं पता था कि मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं इस चैनल पे काम करूं, इस पे ना करूं, ये छोटा चैनल है, ये बड़ा चैनल है। मैं ये सोचता था कि मुझे बस काम करना है, ये कैरेक्टर मैं प्ले करूंगा। मुझे अपने ऑनेस्टी के साथ ये प्ले करना है। लेकिन बाद में पता चला ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, आपको इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। तो जब ये पहला एपिसोड आया तो उसकी रेटिंग आई तो वो शेयर हुई, मैंने कहा अच्छा रेटिंग आई है, ठीक है। अब वो जो एक मिथ है ना, आप कहते हैं कि ये रेटिंग फेक होती है और ये होता है वो होता है। तो वेरी फर्स्ट टाइम मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व हुआ और मुझे ये पता चला कि लोग वाकई देख रहे हैं। ऑफ कोर्स, मतलब ये ऐसा कोई नहीं है कि ये अपनी तरफ से कोई रेटिंग बना दी और अब आपके सामने यूट्यूब पे तो अब आप देखेंगे तो काउंटर आ जाएगा, व्यूज आ जाएंगे, देख लें आप, मीम्स देख लें आप, एग्जैक्टली मैसेजेस आ रहे होंगे आपको, सो दे आर ऑल रिप्रेजेंट। तो फिर मुझे पता चला कि नहीं ये चीज़ जेन्युइन है। जब मैं इसमें पढ़ा फर्स्ट टाइम, मुझे तो इस दफ़ा लगा 200%। मतलब मुझे लगता था कि जितना मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है उतने व्यूज़ नहीं आ रहे। व्यूज़ तो शायद इससे डबल होने चाहिए थे। जो रिस्पॉन्स मुझे था
मतलब डीएम ओवर हो रहा था। मुझे लग रहा था कि रेटिंग ज़्यादा होनी चाहिए थी जितना रिस्पॉन्स है। इनबॉक्स आपका मैसेजेस से जी भरपूर या बिल्कुल। क्या? ओके। लेकिन इनबॉक्स के अलावा फिजिकली जो आपको बाहर जाके लोग के रिकग्नाइज कर रहे मतलब कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने रंग महल नहीं देखा। ट्रू। हाँ। तो अगर मुझे 100 लोग मिल रहे हैं जिसमें से 90 लोग ऐसे हैं जिन्होंने रंग महल देखा हुआ, तो इसका मतलब कि यार वो व्यूज़ फिर क्यों नहीं ज़्यादा हैं? वो व्यूज़ और ज़्यादा होने चाहिए थे। लेकिन लोग फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे होते हैं, चीज़ें। तो इस हिसाब से मुझे लगा कि वो रेटिंग उसकी जेन्युइन है। आजकल किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? शुरू कर दिया एक और ड्रामा आपने, शूट पे है? हाँ, अभी वो शूट पे जा चुका है ड्रामा, और Okay. मेरा काम हुआ है थोड़ा सा। सेम प्रोडक्शन हाउस? हाँ, बता सेम सकते प्रोडक्शन हैं आप हाउस, हमें या भी नहीं बता सकते? सेम प्रोडक्शन हाउस, और डायरेक्टर भी सेम ही है ओके। जिनके साथ रंग महल किया था। तो वो एक ऑब्वियसली एक अच्छी टीम बन गई थी, तो प्रोड्यूसर्स चाह रहे थे कि हम जो है वो इसी टीम के साथ एक और प्रोजेक्ट करें। सारे एक्टर्स ऑब्वियसली इसमें नहीं हैं वो वाले, ऑफ कोर्स, सम ऑफ। ठीक है। और फिल्म भी आपकी आने वाली है, आप काम कर रहे हैं? एक फिल्म है जी 2.5 चाल, ओके। जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं। उसकी शूट रुक गई थी बिकॉज ऑफ कोविड, तो वो शूट उसकी रिज्यूम होगी, और वो थोड़ी सी बड़ी फिल्म है। बड़ी इसलिए कहूँगा कि प्रोडक्शन वैल्यू उसकी अच्छी है, काम उसमें बहुत ज़्यादा है, और सर्दी में उसकी लास्ट टाइम हमने शूट की थी, तो मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी में शूट की थी। तो वो उस हिसाब से मुश्किल भी शूट है, तो वो फिर से वो रिज्यूम होगी, तो वो होपफुली अगर कंप्लीट हो गई तो शायद फिर ईद पे आ जाए, अगर नहीं हुई तो फिर ओके, अभी टाइम है। अभी टाइम है। आप नए एक्टर्स जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको कोई एडवाइस देना चाहेंगे बेस्ड ऑन योर स्ट्रगल, योर एक्सपीरियंस? एडवाइस यही है कि यार बस अपनी ऑनेस्टी के साथ काम करें, अपने काम में ऑनेस्टी हो। आप स्टार बनने के लिए आपको जो है ना वो एटीट्यूड या इस तरह की कोई चीज़ वो आपको स्टार नहीं बनाती, या शायद आज के दौर में मुझे लगता है शायद ये एटीट्यूड ही स्टार बना रही है। लेकिन आप जो एक परफॉर्मर, जो एक अच्छे एक्टर बनते हैं, जो आप आर्टिस्ट बनते हैं, वो आप अपनी ऑनेस्टी से ही बनते हैं। ट्रू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम हुमायूं, बड़ा मज़ा आया, बड़ी इंटरेस्टिंग आपसे कॉन्वर्सेशन हुई है, बड़ी डीप बातें आपने कहीं इंडस्ट्री और लाइफ के बारे में। आई होप लोग सुन रहे हैं, कुछ पिक करें और कुछ चेंज भी हो जाए शायद, और किसी को बुरा भी लग जाए। उसकी तो दुआ नहीं की है मैंने, ना होप की है। मैं तो अच्छी चीज़ों की होप कर रही हूँ। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप थैंक यू सो मच, आपका भी, आपने बुलाया। नहीं, इससे पहले करना चाह रहे थे लेकिन आप ट्रैवल कर रहे थे तो वो हो नहीं पा रहा था, तो बस जैसे आप आए हमने कहा चलें जी पकड़ते हैं आपको और ये इंटरव्यू करते हैं। So thank you for your time and wish you all the best for your future projects. Thank you so much. Most welcome.